दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री की एनसीआर 7th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9। इससे पहले 8 चैप्टर हो चुके हैं, तो जिनने भी वो वीडियो ना देखे हो तो वो जरूर देखें। हिस्ट्री की 6 to 12 करके एनसीईआरटी की वो बनी हुई है प्लेलिस्ट। ठीक, तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, और वहाँ पे क्लास 6 की भी एनसीईआरटी कंप्लीट पड़ी हुई है और 7th की भी। तो आज हम लोग नवा चैप्टर करेंगे जिसका नाम है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। तो इसमें हम लोग जानेंगे जो क्षेत्रीय संस्कृति होती है, जो कल्चर है, स्थानीय जो कल्चर है, उसका निर्माण कैसे हुआ और कैसे कैसे उनका डेवलपमेंट हुआ, कैसे विकास हुआ, ये सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक, तो हम लोग शुरू करते हैं। लोगों का वर्णन करने का एक सबसे सामान्य तरीका है उनकी बोलचाल की भाषा से उन्हें परिभाषित करना। जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं तो आमतौर पर इसका अर्थ होता है कि वह तमिल अथवा उड़िया भाषा बोलता है, तमिलनाडु या उड़ीसा में रहता है। इसी तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला से जोड़ा करते हैं। कभी कभी हम इन अस्मिताओं को मानकर चलते हैं और सोचते हैं कि ये युग युगांतरों से अस्तित्व में हैं, किंतु भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं के बनने में समय की भूमिका रही है, जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियां समझते हैं। वे समय के साथ साथ बदलती हैं और सच तो यह है कि आज भी बदल रही हैं। ये क्षेत्रीय संस्कृतियां जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई हैं। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया है। जैसा कि हम देखेंगे, कुछ परंपराएं तो कुछ विशेष क्षेत्रों की अपनी हैं, जबकि कुछ अन्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एक समान प्रतीत होती हैं। परंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परंपराएं एक खास इलाके के पुराने रीति रिवाजों से तो निकलती हैं, परंतु अन्य क्षेत्रों में जाकर उन्हें एक नया रूप ले लिया है। यहाँ हम लोग देखेंगे, पता लगाएं कि पिछले 10 सालों में कितने नए राज्य बनाए गए हैं। क्या इनमें से प्रत्येक राज्य एक अलग क्षेत्र है, ये आपको देखना है। आगे देखते हैं हम लोग चेर और मलयालम भाषा का विकास। चेर और मलयालम भाषा का विकास कैसे हुआ है, ये चीज हम लोग इसमें देखेंगे। आइए भाषा और क्षेत्र के बीच अंतर संबंध के एक उदाहरण से अपना विश्लेषण प्रारंभ करें। महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में, जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है, 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया है। वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, मलयालम में रचित आरंभिक केरल का एक अभिलेख। ठीक, तो ये जो अभिलेख है ये मलयालम में रचित है। साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियां, जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती हैं, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी है। यह भी एक काफी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम, ठीक, ये आपको ग्रंथ का जो नाम है ये जरूर याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। लीला तिलकम क्या है, जो व्याकरण तथा काव्य शास्त्र विषयक है, मणि प्रवालम शैली में लिखा गया था। किस शैली में लिखा गया है? मणि प्रवालम। ठीक, तो ये भी आपको याद रखना है। मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा। इसका शाब्दिक अर्थ भी आपको याद रखना है, हीरा और मूंगा, जो यहाँ दो भाषाओं संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। अब देखते हैं शासक और धार्मिक परंपराएं जगन्नाथी संप्रदाय के बारे में। अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियां क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई थी। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है पुरी उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय, यानी कि जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। ठीक, तो जो उदाहरण है इसका वो है क्या है? पुरी है, तो पुरी को आपको ध्यान रखना है, जो कि उड़ीसा में है। ठीक, आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों के द्वारा बनाई जाती है, जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया।
अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, पता लगाएं कि आपके घर में आप जो भाषाएं बोलते हैं उनका या उसका या उनका लेखन में सर्वप्रथम कब प्रयोग हुआ होगा। ये सब चीजें आपको एक जो दिमाग को विकसित करने वाली चीजें हैं वो यहाँ पे बच्चों के लिए दी गई हैं। आगे हम लोग देखें, बालभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ की लघु मूर्तियां ताल पत्र की पांडुलिपि जो कि उड़ीसा में है, यहाँ पे चित्र इसका दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। ठीक, आगे हम लोग अगर पढ़ें, 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। ठीक, तो ये जो राजा का नाम है ये आपको याद रखना है, अनंत वर्मन ने। कब? 12वीं शताब्दी में। ये किस वंश के थे? गंग वंश के थे। ठीक, तो क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में यहाँ से पूछा जा सकता है, तो आपको ये तैयार रखना है। उसके बाद 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया। ठीक, तो ये भी आपको याद रखना है, 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य किसको अर्पित कर दिया? पुरुषोत्तम जगन्नाथ को। ठीक, और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया। तो ये जो फैक्ट है ये आपको याद रखना है। ठीक, एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसके लिए आप तैयार रहेंगे। आगे हम लोग अगर पढ़ें, ज्यो ज्यो इस मंदिर को तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठे और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, सबने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। वे सब यह महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार हो जाएगा। ठीक, तो ऐसा वो लोग मानते थे। अब हम लोग देखते हैं राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है राजपुताना कहते थे। इससे यह समझा जा सकता है कि वह एक ऐसा प्रदेश था जहां केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे, लेकिन यह बात आंशिक रूप से ही सत्य है। ऐसे अनेक समूह थे और आज भी हैं जो उत्तरी तथा मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते हैं। यह भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते हैं, तथापि अक्सर यह माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की है। ठीक, यहाँ पे हम लोग देखें तो ये जगन्नाथ का मंदिर बना हुआ है जो कि पुरी में है, उड़ीसा में। ठीक, ये सांस्कृतिक परंपराएं वहां के शासकों के आदर्शों तथा अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी। लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा। पृथ्वीराज, जो कि अध्याय 2 में हमने पढ़ा था, एक ऐसा ही शासक था। ये शासक ऐसे सूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते थे जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वरण किया मगर पीठ नहीं दिखाई। राजपूत सूरवीरों की कहानियां काव्यों एवं गीतों में सुरक्षित हैं। यहाँ पे बीकानेर के राजकुमार राज सिंह का ये चित्र बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण भाटों द्वारा गाई जाती हैं। ठीक, ये जो काव्य और जो गीत है ये किसके द्वारा गाए जाते हैं? चारण भाटों द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये काव्य एवं गीत ऐसे सूरवीरों की स्मृति को सुरक्षित रखते थे और उनसे यह आशा की जाती थी कि वे अन्य जनों को भी उन सूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करेंगे। साधारण जन भी इन कहानियों से आकर्षित होते थे। इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियों और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण होता था। क्या स्त्रियों को भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त था? जी हाँ, कभी कभी वे झगड़े के कारण के रूप में विद्यमान है, जब पुरुष स्त्रियों को जीतने के लिए अथवा उनकी रक्षा के लिए आपस में लड़ते थे। कहीं कहीं यह भी चित्रित किया गया है कि स्त्रियां अपने सूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती थीं। सती प्रथा यानी विधवाओं द्वारा अपने मृतक पतियों की चिता पर जिंदा जल जाने की प्रथा का भी कुछ कहानियों में उल्लेख पाया जाता है। आगे हम लोग यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ मैप दिया हुआ है भारत का, और इस यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये राजस्थान का क्षेत्र है जहाँ पे बहुत सारे जो राजपूत हैं वहाँ उनका शासन यहाँ चलता था, और यहाँ पे वह क्षेत्र दिए गए हैं जिसकी चर्चा अध्याय में की गई है। ठीक, तो ये आप देख सकते हैं पूरा मैप, और आपको मैप जो एटलस है वो भी लेके चलना है। आगे देखें, इस प्रकार जो लोग शूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे उन्हें अक्सर इस आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता था।
आगे यहाँ पे देखें, पता लगाएं कि क्या आपके नगर या गांव में शूरवीरों वीरों या वीरांगनाओं की परंपरा रही है। यदि हाँ, तो ये परंपराएं राजपूतों के वीरतापूर्ण आदर्शों से कितनी समान या भिन्न है। ठीक, आगे देखें, क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानी। यहाँ पे हम लोग नृत्य की, जो कथक नृत्य है उसके बारे में जानेंगे। यदि शूरवीरता की परंपराएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों में मिल सकती हैं, तो नृत्य के विषय में भी यही सच है। आइए नृत्य के एक रूप कथक के इतिहास को देखें। यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी है। कथक शब्द कथा शब्द से निकला है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। ये कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथा वाचन को अलंकृत किया करते थे। 15वीं तथा 16वीं शताब्दियों में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान यानी कि कहानियां लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिन्हें रास लीला कहा जाता था। किसके? राधा और कृष्ण के पौराणिक जो कहानियां थी। रास लीला में लोक नृत्य के साथ कथक कथाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते थे। मुगल बादशाहों और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था, जहां इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए और वह एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया। आगे चलकर यह दो परंपराओं अर्थात घरानों में फूला फला, राजस्थान जयपुर के राज दरबारों में और लखनऊ में। ठीक, ये भी आपको ध्यान रखना है, कहाँ कहाँ फला फूला घरानों में, राजस्थान के जयपुर और राज दरबारों में और लखनऊ में। ठीक, और अगर इसको देखें तो मुगल काल में इसको एक विशिष्ट जो पहचान है वो प्राप्त हुई। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला रूप में उभरा। 1850 से 1875 के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, बिहार तथा मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर संस्थापित हो गया। इसकी प्रस्तुति में क्लिष्ट तथा द्रुत पद संचालन, उत्तम वेशभूषा तथा कहानियों के प्रस्तुतिकरण, ठीक, एवं अभिनय पर जोर दिया जाने लगा। यहाँ पे चित्र दिया गया है जो नृत्य की कक्षा है लक्ष्मण मंदिर खजुराहो की। तो ये खजुराहो का चित्र है जो कि लक्ष्मण मंदिर का है। आगे हम लोग देखें, अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कथक को भी 19वीं तथा 20वीं शताब्दियों में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने नापसंद किया। फिर भी यह जीवित बचा रहा और गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो देश में इसे 6 शास्त्रीय नृत्य रूपों में मान्यता मिल गई। आगे देखते हैं शास्त्रीय नृत्य क्या है। किस कला रूप को शास्त्रीय माना जाए? इस प्रश्न का उत्तर देना अक्सर बहुत कठिन होता है। क्या हम उस रूप या शैली को शास्त्रीय कहते हैं जिसका विषय धार्मिक हो, अथवा क्या हम उसे शास्त्रीय इसलिए मानते हैं क्योंकि उसके लिए अत्यधिक कौशल की आवश्यकता होती है, जो कई वर्षों के लंबे प्रशिक्षण से ही प्राप्त होता है, अथवा यह शास्त्रीय इसलिए है क्योंकि यह निर्धारित नियमों के अनुसार ही प्रदर्शित या प्रस्तुत किया जाता है और इसमें विभिन्नताओं को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। यह भी स्मरणीय है कि बहुत से ऐसे नृत्य रूपों में जिन्हें लोक नृत्य की श्रेणी में रखा गया है, वे विशिष्टताएं पाई जाती हैं जिन्हें शास्त्रीय रूपों का विशिष्ट लक्षण बताया जाता है। यद्यपि शास्त्रीय विशेषण का प्रयोग उन कला रूपों की श्रेष्ठता का सूचक हो सकता है, फिर भी यह हमेशा शब्दशः सही नहीं होता। अन्य नृत्य रूप जिन्हें इस समय शास्त्रीय माना जाता है वो निम्नलिखित है। भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का है, कथकली केरल का है, ओडिसी ओडिशा का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है और मणिपुरी मणिपुर का है। तो ये जो नाम है ये आपको याद रखना है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। मैचिंग में भी पूछा जाता है कि एक तरफ जो राज्य है उनके नाम दे दिए और एक तरफ नृत्य के नाम दे दिए। तो एक ठीक शास्त्रीय जो नृत्य है तो उनको आपस में मिलाने के लिए इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपको फैक्ट आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक, इंपॉर्टेंट है ये। आगे अगर देखें, यहाँ पे चित्र दिया गया है कथक नृत्यांगनाएं, एक दरबारी चित्र। ये कथक नृत्यांगनाएं है का एक चित्र बना हुआ है जो कि दरबार का एक चित्र है। इनमें से किसी एक नृत्य रूप के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें। इनमें से आप किसी के भी बारे में आप आसानी से पता कर सकते हैं। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं संरक्षकों के लिए चित्रकला, लघु चित्रों की परंपरा। लघु मतलब जो छोटे प्रकार के होते हैं उनकी परंपरा देखते हैं। एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई वह थी लघु चित्रों की परंपरा। लघु चित्र जैसा कि उनके नाम से पता चलता है छोटे आकार के चित्र होते हैं जिन्हें आमतौर पर
जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है। प्राचीनतम लघु चित्र ताल पत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए गए थे। इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए ज्ञान ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था, जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। ये पांडुलिपियां आमतौर पर चटक रंगों में चित्रित की जाती थी और उनमें दरबार के दृश्य, लड़ाई तथा शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। अक्सर उपहार के तौर पर भी इन चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था और ये कुछ गिने चुने लोगों, बादशाह और उनके घनिष्ठ जनों द्वारा ही देखे जा सकते थे। यहाँ पे अगर हम लोग देखें, चित्र दिया गया है शिकार के दौरान आराम करते हुए अकबर मुगल लघु चित्र। ठीक, तो यहाँ पे शिकार के दौरान जो है, यहाँ सब जो लोग हैं, यहाँ पे अकबर हैं बीच में बैठे हुए हैं और यहाँ की इनकी पूरी सेना, ये सब क्या है, यहाँ बैठ के आराम फरमा रहा है। आगे देखें, मुगल साम्राज्य के पतन के साथ उनके अनेक चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों, जो कि हम लोग अध्याय 10 में देखें, के दरबारों में चले गए। परिणाम स्वरूप मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूती राज दरबारों को प्रभावित किया। तो ये हम लोग कहाँ देखेंगे, अध्याय 10 में देखेंगे। ठीक है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखा और उनका विकास भी किया। मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों तथा उनके दरबारों के दृश्य चित्रित किए जाने लगे। इनके साथ साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं तथा काव्यों के विषयों का चित्रण बराबर जारी रहा। ऐसा ही एक अन्य क्षेत्र था आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी का इलाका। 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं भाव प्रबल शैली का विकास हो गया, जिसे बसोहली शैली कहते हैं। ठीक, तो ये आपको नाम याद रखना है, बसोहली शैली, और ये कहाँ संबंधित है ये भी आपको याद रखना है। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई वह थी भानुदत्त की रसमंजरी। ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भानुदत्त की रसमंजरी। ये पुस्तक आपको याद रखना। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे चित्र दिया गया है कृष्ण, राधा और उसकी सखियां, पहाड़ी लघु चित्र, कांगड़ा। ठीक, तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे सहेली है और यहाँ पे कृष्ण भगवान है। इस तरीके से चित्र बनाया गया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग चित्र देखते हैं तो होली खेलते हुए महाराणा राम सिंह द्वितीय राजपूत, ये इनका लघु चित्र है, कोटा के हैं। ठीक, तो यहाँ पे होली खेलने के संबंधित यहाँ पे चित्र दिया गया है। आगे हम लोग देखें, उन्हें वहां जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले, जिसके फलस्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हुई। 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली, जिसने लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी। उनकी प्रेरणा का स्रोत वहां की वैष्णव परंपराएं थी। ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता थी। ठीक, तो ये जो फैक्ट है ये भी आपको याद रखना है। आगे देखें, स्मरण रहे कि साधारण स्त्री पुरुष भी बर्तनों, दीवारों, कपड़ों, फर्श आदि पर अपनी कलाकृतियां चित्रित करते थे। कला के इन नमूनों में से कुछ ही बच पाते थे। इसके विपरीत लघु चित्र राजमहलों में सावधानी पूर्वक रखे जाते थे, जिससे वे सदियों तक सुरक्षित रहें। अब हम लोग देखते हैं बंगाल, नजदीक से एक नजर। एक क्षेत्रीय भाषा का विकास। जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा था, हम अक्सर क्षेत्रों के नाम वहां के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अनुसार निर्धारित करते हैं। इसलिए हम यह मान लेते हैं कि बंगाल में लोग हमेशा बंगाली यानी बंगला ही बोलते थे। किंतु यह एक दिलचस्प बात है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। प्रारंभिक यानी ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी के मध्य भाग के संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से यह पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे। तो फिर नई भाषा का उद्भव कैसे हुआ? ईसा पूर्व चौथी तीसरी शताब्दी से बंगाल और मगध यानी कि दक्षिण बिहार के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे थे, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया होगा। यहाँ पे देखें तो एक चित्र दिया गया है, सबसे पहली बंगाली रामायण के तालपत्र की पांडुलिपि का एक पृष्ठ, ये देखिए, आप देख सकते हैं। आगे हम लोग देखें, चौथी शताब्दी के दौरान गुप्त वंशी शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया और वहां ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया।
इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी के भाषाई तथा सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो गए और 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हुएनसांग, ठीक, तो ये आपको याद रखना है, 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री थे हुएनसांग ने यह पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा था। 8वीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का उद्भव हो गया, जो कि हम लोग अध्याय 2 में देख चुके हैं। 14वीं से 16वीं शताब्दियों के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा, जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे। ये हम लोग अध्याय 3 में देख चुके हैं। 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश यानी कि बंगाल को जीत लिया तो उसे सूबा माना जाने लगा, ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना, सूबा। उस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। तो ये आपको फैक्ट भी ध्यान रखना है, जो प्रशासन की जो भाषा थी वो फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित रही थी। आगे हम लोग देखें, वस्तुतः 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं तथा बोलियों का बंगाली समूह एक समान साहित्यिक भाषा के द्वारा एकबद्ध हो गया। यह साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग की बोलचाल की भाषा थी, जिसे अब पश्चिम बंगाल कहा जाता है। यद्यपि बंगाली का उद्भव संस्कृत से ही हुआ है, पर यह अपने क्रम विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरी है। इसके अलावा गैर संस्कृत शब्दों का एक विशाल शब्द भंडार, जो जनजातीय भाषाओं, फारसी और यूरोपीय भाषाओं सहित अनेक स्रोतों से इसे प्राप्त हुआ है, आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा बन गया। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं, बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी संस्कृत की ऋणी है और दूसरी उससे स्वतंत्र है। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद मंगल काव्य, ठीक, संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद मंगल काव्य। शाब्दिक अर्थों में शुभ यानी मांगलिक काव्य, जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित है, और भक्ति साहित्य जैसी गौड़ी वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियां, जो कि हम लोग अध्याय 8 में देख चुके हैं, अध्याय 8 में आदि शामिल है। दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है, जैसे मैनामती गोपीचंद्र के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियां, परी कथाएं, ठीक, परी कथाएं, लोक कथाएं और गाथा गीत, ठीक, ये भी आपको याद रखना है। आगे हम लोग देखते हैं मैनामती गोपीचंद और धर्म ठाकुर के बारे में। नाथ लोग सन्यासी होते थे, जो तरह तरह की यौगिक क्रियाएं करते थे। यह गीत विशेष, जो अक्सर अभिनीत किया जाता है, यह बताता है कि रानी मैनामती ने अपने पुत्र गोपीचंद्र को अनेक बाधाओं के समक्ष संन्यास का मार्ग अपनाने को किस प्रकार प्रोत्साहित किया था। धर्म ठाकुर एक क्षेत्रीय लोकप्रिय देव हैं, जिनकी पूजा अक्सर एक पत्थर या काठ की मूर्ति के रूप में की जाती है। पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्णय करना अपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि ऐसी अनेक पांडुलिपियां पाई गई हैं जिनमें यह इंगित किया गया है कि उनकी रचना 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग के बीच की गई थी। दूसरी श्रेणी की कृतियां मौखिक रूप से कहीं कहीं सुनी जाती थी, इसलिए उनका काल निर्णय सही नहीं किया जा सकता है। वे खास तौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थी, जहां ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। ठीक, आगे हम लोग देखें, आपके विचार से द्वितीय श्रेणी की कृतियां लिखित रूप में क्यों नहीं रखी जाती थी। आगे देखते हैं पीर और मंदिर के बारे में। 16वीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण पूर्वी बंगाल के जंगली तथा दलदली इलाकों में प्रवास करना शुरू कर दिया था। ज्यों-ज्यों वे पूर्व की ओर बढ़ते गए, वे जंगलों को साफ करके भूमि में धान की खेती करने लगे। धान मतलब चावल की खेती करने लगे। सना यानी धीरे धीरे स्थानीय मछुआ तथा स्थानांतरित खेती करने वाले लोग, जो अक्सर जनजाति थे, किसानों के नए समुदायों में मिल गए। पीर का मतलब हम लोग देखते हैं फारसी भाषा शब्द है, जिसका अर्थ है आध्यात्मिक मार्गदर्शक। ठीक, तो ये पीर का मतलब आप याद रख सकते हैं। इन्हीं दिनों बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया था, जिन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित की। अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिदें बना लेते थे, जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरण के केंद्रों के रूप में काम आती थी। प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग इन अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए व्यवस्था तथा आश्वासन चाहते थे। ये सुख सुविधाएं तथा आश्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं ने प्रदान की। ये नेता शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिकाएं भी अदा करते थे। कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियां हैं
स्नेह और आदर से लोग इन्हें पीर कहा करते थे। ठीक, आगे हम लोग देखें, इस पीर श्रेणी में संत या सूफी और अन्य धार्मिक महानुभाव, साहसी उपनिवेशी, देवत्व प्राप्त सैनिक एवं योद्धा, विभिन्न हिंदू एवं बौद्ध देवी देवता और यहाँ तक कि जीवात्माएं भी शामिल थे। पीरों की पूजा पद्धतियां बहुत ही लोकप्रिय हो गई और उनकी मजारें बंगाल में सर्वत्र पाई जाती हैं। यहाँ हम लोग देखें, जीववाद का शब्द का मतलब यह मानना कि पेड़ पौधों, जड़ वस्तुओं और प्राकृतिक घटनाओं में भी जीवात्मा है, यही है जीववाद। बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा, जो 19वीं शताब्दी में आकर समाप्त हो गया। हमने देखा अध्याय 2.5 में कि मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों या समूहों द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बन रहे थे। वे इनके माध्यम से अपनी शक्ति तथा भक्ति भाव का प्रदर्शन करना चाहते थे। बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी गारे से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूहों जैसे कालू यानी तेली, कंसारी, घंटा धातु के कारीगर आदि के समर्थन से बने थे। ठीक, तो ये याद रखना, तेली को कहते हैं कालू और कंसारी को कहते हैं जो घंटा धातु के जो कारीगर हैं, जो घंटा धातु को जो बनाते हैं उसके जो कारीगर हैं उनको कंसारी कहते हैं। यूरोप की व्यापारिक कंपनियों के आ जाने से नए आर्थिक अवसर पैदा हुए। इन सामाजिक समूहों से संबंधित अनेक परिवारों ने इन अवसरों का लाभ उठाया। जैसे जैसे लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्होंने इन स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी परिस्थिति या प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। जब स्थानीय देवी देवता जो पहले गांवों में छान छप्पर वाली झोपड़ियों में पूजे जाते थे, वो ब्राह्मणों द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई, तो उनकी प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित की जाने लगी। आगे देखें, यहाँ दिए गए मंदिर की तुलना अध्याय 2 में दिए गए मंदिर से करें। जो हम लोग अध्याय 2 में जो हम लोगों ने मंदिर देखा है उससे आप इसकी तुलना कर सकते हैं। चित्र 11 में बाएं जो चित्र है उसमें एक दो चाला छप्परदार झोपड़ी है, और चित्र 12 में जो उसकी दाएं में है एक चौचाला मंदिर है। ये देख सकते हैं, दाएं में छप्पर वाला, ये इस प्रकार से पहले होते थे, उसके बाद से यहाँ पे इस तरीके से मंदिर होने लगे। आगे हम लोग पढ़ें, चित्र 13 यहाँ पे दिया गया है, गोपियों के साथ कृष्ण श्यामपुर मंदिर से पकी मिट्टी की एक पटिया जो कि विष्णुपुर में है। ये आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है देखने में, क्या कारीगरी इसमें करी गई है। ठीक, बिल्कुल महीन और नक्काशीदार। तो इससे आप जो है वहाँ की जो संस्कृति थी, जो भी कलाकृतियां थी, उसका आप एक अंदाजा लगा सकते हैं। आगे हम लोग देखें, इन मंदिरों की शक्ल या आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह दो चाला या दो छतों वाली या चौचाला या चार छतों वाली होती थी। 5वें अध्याय में वर्णित बंगाली गुम्बद को याद करें। इसके कारण मंदिरों की स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हुआ। अपेक्षाकृत अधिक जटिल चौचाला यानी कि 4 छतों वाली ढांचे में 4 त्रिकोणीय छतें 4 दीवारों पर रखी जाती थी, जो ऊपर तिर्यक रेखा या एक बिंदु तक जाती थी। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे। उनके भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी, लेकिन अनेक मंदिरों की बाहरी दीवारें चित्रकारियों, सजावटी टाइलों अथवा मिट्टी की पट्टियों से सजी होती थी। कुछ मंदिरों में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में विष्णुपुर के मंदिरों में ऐसी सजावटें अत्यंत उत्कृष्ट कोटि तक पहुंच चुकी थी। तो ये आपको याद रखना है, पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में विष्णुपुर के मंदिर में, जहाँ पे अभी हम लोगों ने ये चित्र देखा है। आगे देखें, मछली भोजन के रूप में परंपरागत भोजन संबंधी आदतें आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती हैं। बंगाल एक नदी मैदान है जहां मछली और धान की उपज बहुतायत से होती है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि इन दोनों वस्तुओं को गरीब बंगालियों की भोजन सूची में भी प्रमुख स्थान प्राप्त है। मछली पकड़ना वहां का प्रमुख धंधा रहा है और बंगाली साहित्य में मछली का स्थान पर उल्लेख मिलता है। इससे ज्यादा और क्या होगा कि मंदिरों और बौद्ध विहारों की दीवारों पर जो मिट्टी की पट्टियां लगी हैं, उनमें भी मछलियों को साफ करते हुए और टोकरियों में भरकर बाजार ले जाते हुए दर्शाया गया है। ठीक, तो मछलियों की जो खाने की जो परंपरा है, मछली पालने की, खाने की जो परंपरा है, वो बहुत ही पुराने समय से चली आ रही है बंगाल में। ब्राह्मणों को सामिस भोजन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए इस निषेध में ढील दे दी। बृहद्धर्म पुराण, ठीक, ये आपको नाम याद रखना है, बृहद्धर्म पुराण, जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, ने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दे दी।
आगे देखें, यहाँ पे जो दिया गया है, घरेलू उपयोग के लिए मछली तैयार करते हुए विशाल विशाल लक्ष्मी मंदिर से पक्की मिट्टी का एक फलक जो कि आराम बाग में है। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मछली पकड़ते हुए एक महिला को दिखाया गया है। अब हम लोग देखते हैं यूरोप में राष्ट्र राज्यों का उदय। 18वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के लोग स्वयं को एक साम्राज्य जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य की प्रजा या किसी चर्च जैसे यूनानी रूढ़िवादी चर्च के सदस्य मानते थे। परंतु 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में लोग स्वयं को एक ऐसे समुदाय के सदस्य के रूप में भी पहचानने लगे जो एक भाषा जैसे कि फ्रेंच या जर्मन बोलते थे। प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में रोमानिया में विद्यालयी पाठ्य पुस्तकें ग्रीक के स्थान पर रोमानियन में लिखी जाने लगी और हंगरी में लैटिन के स्थान पर हंगेरियन राजभाषा के रूप में अपनाया गया। यह और इसी प्रकार की अन्य प्रक्रियाओं ने लोगों को यह बोध कराया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में इटली और जर्मनी के एकीकरण के लिए हुए आंदोलनों ने इस भावना को और अधिक बल दिया। तो ये वाला जो चैप्टर है हमारा यहाँ से समाप्त होता है और इसके जो बीज शब्द हैं यानी जो इम्पोर्टेंट शब्द हैं वो है शास्त्रीय, लघुचित्र, पीर और बोली। इसके बारे में बहुत ही अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे, जान गए होंगे और कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आया होगा। बहुत ही सिंपल सी इसमें भाषा में इसको समझाया गया है और बहुत ही सिंपल से बताया गया है जिससे कि आप सब समझ गए होंगे। तो यहाँ पे है आपके जो क्वेश्चन जिसको आप लोग तैयार कर सकते हैं, खुद से प्रैक्टिस करके इसको कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कितना आपने सीखा, कितना समझा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी हो गई हैं और मिलते हैं अब अगले वीडियो में। और अगला जो चैप्टर है हमारा वो 10वां चैप्टर होगा जो कि लास्ट चैप्टर है हिस्ट्री की, जो 7th की एनसीईआरटी उसका लास्ट चैप्टर है। ठीक, उसके बाद हम लोग क्लास 8th की शुरू करेंगे। ठीक, तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने सहपाठियों के साथ भी साझा करें जिससे उसको भी इनका एनसीईआरटी का लाभ मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।